हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, जुकाम हुआ है, आवाज थोड़ा चेंज है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आपको जैसे कि हमारी जो कल लास्ट क्लास हुई थी, तो हमारी कल कौन सी क्लास हुई थी। हमारा कल मौर्य वंश पूरा खत्म हो चुका था। कितना मौर्य वंश में सातवाहन वंश तक मैंने कल आपको खत्म कर दिया था। कहाँ तक, सातवाहन वंश तक मैंने पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब पुष्यमित्र शुंग होता है, कौन, जब पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना करता है, उसी समय किसका आक्रमण हुआ था विदेशों में। हुंडों का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था, हुंड। हुंड किसको बोलते हैं, हिंदी यूनानियों का आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो चंद्रगुप्त पुष्यमित्र शुंग था, तो वो कौन से विदेशी आक्रमण को रोका था। तो उसने हिंदी यूनानियों को रोका था। किसने रोका था, हिंदी यूनानियों को। देखो, तो सबसे पहले भारत में सप्तवाहन के बाद कौन आते हैं, हिंद यूनानी आते हैं। कौन आते हैं, हिंद यूनानी। मतलब आए जब ये पुष्यमित्र शुंग था उसी के समय आए थे। किस समय, जब पुष्यमित्र शुंग था उसी के समय आए थे। ये दो दो चरण में आते हैं। ये जो दो चरण में आते हैं, तो पहले चरण में पंजाब में आते हैं। पहले चरण में कहाँ आते हैं, पंजाब में आते हैं। कहाँ आते हैं, आक्रमण दूसरी शताब्दी में 200 ईसा पूर्व मुख्य शासक डिमेट्रियस प्रथम, और इसमें मिनांडर जो था, ये सबसे प्रतापी शासक था। कौन सा प्रतापी, मतलब पावरफुल अगर एक तरफ बोलते, तो प्रतापी कौन था, तो वो था मिनांडर। ठीक है, और प्रवेश मार्ग मध्य एशिया से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश। मुख्य क्षेत्र गांधार, पंजाब, तक्षशिला, मथुरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय संस्कृति के साथ मेलजोल बढ़ाया, ग्रीक कला और सिक्का प्रणाली को बढ़ावा। देखो क्या होता है, ये कैसे आते हैं, तो सबसे पहले कौन आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं। कौन आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं। ठीक है, ये कितने फेज में आएंगे, ये दो चरण में आएंगे। पहला चरण में कौन आता है, तो सबसे पहले कौन, ये कहा, मतलब ये एक तरह इसी को, ये जहां से आए थे हिंदी यूनान, ये कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे। कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे। इन्हें हिंदी यूनानी भी कहते हैं। ठीक, हिंदी यूनानी भी कहते हैं। ठीक है, ये इसको ऊंचा कबीला के नाम से जाता है। कहाँ से आए थे, ऊंचा कबीला। ठीक, दो चरण में आए तो पहले कौन आएगा, पहले आता है डिमेट्रियस। कौन आता है, पहला डिमेट्रियस। कौन आता है पहले, डिमेट्रियस। ठीक है, दूसरा कौन आता है, ये दूसरा आता है मिनांडर। ये लोग कहाँ आते हैं, ये लोग पंजाब में आते हैं। कहाँ, पंजाब में। ठीक है, मिनांडर भी ये भी पंजाब में ही आता है। ये बाप था, ये बेटा है इसी का। ठीक है, किसके, ये किसके शासन काल में आते हैं, उसमें मतलब भारत पे किसका शासन था, तो भारत में पूछे कि भारत में किसका शासन था, तो भारत में किसका शासन था, इसमें पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग का शासन काल में आते हैं। ठीक है, इसको लोहा लेता है, मतलब लड़ाई करता है, मतलब घुसने नहीं देता। ठीक है, जो मिनांडर है, इसने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। सर्वप्रथम सोने का सिक्का स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद
दूसरा दूसरे चरण में क्या होना आता है, दूसरे चरण में देखो दूसरे चरण में क्या होता है कि घुसने नहीं दिया। अब जो दूसरा चरण है उसमें अब जैसे पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा आ जाता है। उसका बेटा कौन आता है, उसका बेटा जो अग्निमित्र है। तो अग्निमित्र के समय कौन आता है, दूसरे चरण में आता है। तो जो यूक्रेटाइस का नेतृत्व कौन करता है, यूक्रेटाइस। तो अतियाल का, किसका, अंतियाल का। कौन भेजता है अंतियाल। कौन भेजता है, अंतियाल। अंतियाल का सेनापति आता है। कौन आता है, अंतियाल का राजदूत, बोलेंगे राजदूत। क्या नाम रहता है, हेलियोडोटस। क्या नाम रहता है, हेलियो। कौन है हेलियोडोटस। ये इसकी जानकारी इसने, ये भारत में आता है और ये कौन से धर्म को अपना लेता है, ये भागवत धर्म को अपना लेता है। एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी जो है गरुड़ ध्वज अभिलेख है। कहाँ, गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके समय बस यही होता है। और अग्निमित्र के समय कौन आते हैं, अंतियाल का सेनापति आता है। वो क्या नाम था, हेलियोडोटस आता है। और जो वो भारत आता तो मतलब ऐसे आक्रमण के पर्पज से, परंतु फिर ये नहीं जाता है, ये यहीं रह के भागवत धर्म को अपना ले। भागवत धर्म को वही शैव धर्म, मतलब एक तरह से ये भगवान शिव की पूजा करता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलती है। ये गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, ये है कहाँ, ये है एमपी में, ठीक। इसके बाद जब इंडो ग्रीक के बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं शक। कौन आते हैं, शक। भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण विदेशी दूसरे आते हैं, कौन आते हैं, शक आते हैं। शक में तो ये सबसे पहले कहाँ आते हैं, गांधार में आते हैं, फिर तक्षशिला आते हैं, फिर मथुरा आते हैं, फिर शोपरा, उज्जैन आते हैं, नासिक आते हैं, शोपरा आते हैं, ठीक है। और नागपुर को क्या बोले, नासिक को क्या बोला जाता है उस समय पे, शोपरा बोला जाता, ठीक है। तो शक मूल रूप से मध्य एशिया के घुमंतु जाति थे। मतलब ये घुमक्कड़, मतलब ऐसे जैसे आपने देखा होगा जो हमारे मध्य प्रदेश में, अरे वो क्या बोलते हैं, बंजारा जो जनजाति होती है, वो कभी यहाँ रहती है, कभी वहां रहती है। तो वो एक तरह से वो कौन सी जनजाति, किस प्रकार की जनजाति, घुमक्कड़। मतलब इधर उधर उनका कोई स्थायी जगह नहीं रहता, वो इधर उधर अपना चलते रहता है, और जहाँ चले वहीं अपना डेरा बसा लिया और वहीं कुछ दिन रहे, फिर आगे बढ़ा लिया, ऐसे वो चलते हैं, ठीक है। तो दूसरे कौन आते हैं, पहले बात तो शक आते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते, कहाँ से करते हैं, भारत का जो ये उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया, यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ आते हैं, सबसे पहले आते हैं कंधार में। कहाँ आते हैं, सबसे पहले कंधार। इसके बाद कहाँ आते हैं, तक्षशिला। इसके आते हैं ये कंधार, फिर तक्षशिला, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, और ये उज्जैन, और ये सोपरा को बोलते हैं नासिक। यहाँ ये लोग आते हैं, ठीक है। और शक के समय में मतलब प्रमुख शासक इसमें मौश, शक वंश का संस्थापक कौन था, मौश था। शक वंश का संस्थापक कौन था, ये मौश था। और अजेस उत्तर पश्चिम भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसमें सबसे फेमस राजा कौन होता, सिर्फ एक में इम्पोर्टेंट है, रुद्रदामन। कौन है, रुद्रदामन। देखो क्या होता है, जो इसमें फेमस कौन सा संवत है, शक संवत, शक वंश, ठीक है। इसमें फेमस किंग, फेमस किंग कौन है, तो रुद्रदामन। कौन है, रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन जब आता है, तो जब रुद्रदामन अटैक करता है, तो इस समय भारत में किसका शासन था, भारत में शातवाहन वंश। भारत में कौन था, शातवाहन वंश, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश में कौन सा राजा था, सातवाहन वंश में जब मतलब रुद्रदामन अटैक करता है, तब भारत में किसका शासन था, तो उस समय पुल्लुवामी सतकर्णी का था। किसका था शासन, पुल्लुवामी सतकर्णी,
वामी सतकर्णी। उस समय किसका शासन रहता है? पुल्लुवामी सतकर्णी। तो इन दोनों के बीच में बैटल होता है, युद्ध हुआ, युद्ध, और हार ये जाता है, जीत ये जाता है, ठीक है, ये जीत जाता है। इसके बाद फिर जो गौतमी अगला शासक सतवाहन वंश का जो अगला शासक होता है कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? गौतमी। अगला शासक कौन हुआ? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन हुआ? गौतमी पुत्र सतकर्णी। यार गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला शासक कौन हो? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और फिर ये फिर किसको, ये फिर से किसके ऊपर अटैक करता है? ये फिर अटैक करता है रुद्रदामन के ऊपर। किसके ऊपर? रुद्रदामन। और जिसमें रुद्रदामन की क्या होती है? ये हार जाता है। ये क्या हो जाता है? ये हार जाता है, ठीक है। तो यही पूछता है कि जब रुद्रदामन अटैक करता है उसमें भारत में कौन शासक था? तो पुल्लुवामी था। और इन दोनों के बीच में बैटल होता है तो जीत किसकी होती है? ये रुद्रदामन की होती है, ठीक है। और हार कौन जाता है? हार जाता है पुल्लुवामी। और उसके बाद अगला शासक सातवाहन वंश का कौन होता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी फिर से अटैक करता है किस पे? इस पे, रुद्रदामन पे। और इसमें इसमें क्या होता है? इसमें रुद्रदामन की हार होती है और गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसकी जानकारी, ठीक है, इसकी जानकारी, ठीक है। और जो रुद्रदामन है ये फेमस, रुद्रदामन काहे के लिए फेमस है? रुद्रदामन ने क्या फेमस काम किया? जो मैंने बताया था कि वो क्या बोलते हैं, सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनवाई थी। कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य। तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का मतलब उसको दोबारा से बनवाया था। सुदर्शन झील जीर्णोद्धार। सुदर्शन जीर्णोद्धार। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी इसकी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। किससे मिलती है जानकारी? हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और इसी के समय इसके बाद शकों को फिर पूरी तरह से खत्म कौन करता है? तो अभी ये कुछ तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कर दिया। अब यहाँ से जब ये मतलब रुद्रदामन के बाद सारे राजा ऐसे छोटे मोटे रहते हैं, मतलब इतने प्रतापी नहीं होते। तो फिर अब आगे कौन आएगा? आगे आएगा इसी के समय इन्हीं के शासन काल में दूसरे साइड किसका शासन चल रहा था? दूसरे साइड शासन चलेगा शकों का। किसका? शकों का। तो वो सॉरी शकों का नहीं, ये क्या नाम है, विक्रमादित्य। मतलब जो विक्रमादित्य है, गुप्त वंश जो है, तो एक तरह से क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरी तरह से खत्म कौन कर देता है? तो पूरी तरह से शक वंश को खत्म कौन करता है? तो शक वंश को पूरी तरह से खत्म कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कौन करता है? खत्म कौन करता है? शक वंश को खत्म कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कौन खत्म करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और मैंने बता दिया सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए? तो हिंद यूनानियों ने ही स्टार्ट कर दिए। इसके बाद जो ये शक ये रहते हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त के सौर्य को संपूर्ण नाश कर दिया। और इन्होंने किसका सिक्का चलाया था? इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए थे? ये पूछता है, इन्होंने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के ये चलाते हैं, ठीक है। देखो अजय के सिक्के, रुद्रदामन के सिक्के, फिर ये नहीं पूछता छत्रम महा पदवी धारण करते रुद्रदामन को सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इन्होंने व्यापार, कला, साहित्य और संस्कृत को बढ़ावा दिया। इनकी मुद्रा उत्तम कला का उदाहरण है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का शिलालेख। जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे किसकी जानकारी मिलती है? इससे जो जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनवाया था? तो रुद्रदामन ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला वंश। अब ISP पी से यही इसके बाद कौन आता है? इसके बाद अटैक होता है पहलव का। किसका? पहलव। कौन?
किसका अटैक होगा? पहलव का। पहलव वंश, ठीक है। कौन अटैक करता है? पहलव वंश करता है। ये कहाँ से आए थे? ये आए थे ईरान से। ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। ये कहाँ से आए थे? ईरान से। कहाँ से आए थे? ये ईरान से आए थे। और मतलब इसमें कोई खास राजा, मतलब ऐसे प्रतापी शासक वासक नहीं हुआ। और बस इसमें मतलब यही पूछते, क्रम पूछता है कि शकों के बाद भारत में कौन अटैक करता है, तो वो आए थे पहलव, ठीक है। इसके बाद इसमें कोई खास शासक नहीं था। और सेंट थॉमस, जो एक चीज इसमें आता है, इससे जो भारत में जो सेंट थॉमस आता है, सेंट थॉमस जो आता है, सेंट थॉमस इसी टाइम पर आता है। इसी टाइम पर भारत आता है, ठीक है। और इसका 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 इस संस्थापक, चलो संस्थापक याद ही कर लो। संस्थापक कौन था? संस्थापक किसने की थी? मिथ्रेडेटस ने। किसने? मिथ्रेडेटस। किसने की थी? मिथ्रेडेटस ने। और इसमें एक गोंदोथर्मिस होता है, गोंदोथर्मिस होता है, मतलब कोई प्रतापी शासक नहीं था, बस इसमें के बारे में आप इतना ही जानो। ठीक है। इसके बाद अगला कौन आता है? अगले ISP के से कौन आएगा? अब कुषाण आएगा। कौन आएगा? कुषाण। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कुषाण वंश को प्रतापी शासक, तो प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो अब कौन अटैक किया? अब कुषाण। ये कहाँ से आए थे? कुषाण जो है ये मध्य एशिया से आए थे। ये भी ऊंची कबीला से आए थे। जो अमू दरिया है, जो गंगा का अमू दरिया है, वहीं से आए थे। कहाँ से? अमू दरिया गंगा के पास में आके रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? अमू दरिया गंगा के पास रुकते हैं। इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाई थी? पहली राजधानी इनकी पेशावर थी। पहली राजधानी कौन सी थी? पेशावर। फर्स्ट कैपिटल पेशावर, सेकंड कैपिटल मथुरा, ठीक है। सेकंड कौन रहती है? मथुरा रहती है, ठीक है। ये पूछता है। और इसका इसका संस्थापक कौन होता है? इसका संस्थापक देखो, कुजल। तो सबसे पहले इसका मुख्य शासक में सबसे पहले इसकी स्थापना किसने करता है? कुजल कडफिसिस। कौन करता है? कुजल कडफिसिस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसिस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता है? कुजुल कडफिसिस, याद रखना, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा कौन होता है? विम कडफिसिस। इसका बेटा कौन होता है? विम कडफिसिस। इसने सैव के सिक्के चलवाए थे। जो ये था विम कडफिसिस, इसने क्या चलवाया था? इसने सैव सिक्कों चलवाए थे। शैव सिक्का, ठीक है। मतलब सिक्के में भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र बने होते थे। तो इसने कौन से सिक्के चलवाए थे? जिसने क्या बोलते हैं, सैव सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और इसके बाद तीसरा कौन होता है? तीसरा सबसे प्रतापी कौन होता है? महान कनिष्क। कौन होता है? महानतम शासक कौन था? कनिष्क। महानतम शासक कौन था? कनिष्क। रुको, महानतम शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क, ठीक है। ये कौन से वंश का था? कुषाण वंश। कौन सा? कुषाण वंश। कुषाण वंश, ठीक है। इसने शक संवत सबसे पहले ये इसको क्या, इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इसने शक संवत स्टार्ट कब किया था? 78 AD में। किसमें? 78 AD में, ठीक है। शक संवत की शुरुआत करता है, मतलब जो आज हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपने देखा होगा राम नारायण पंचांग, जो पंचांग कैलेंडर यूज करते हैं उसी को बोलते हैं शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी कनिष्क ने। किसने की थी? कनिष्क ने की थी, ठीक है। और ये इसके समय पे जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, कौन सी होती है? फोर्थ बौद्ध संगीति। फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कहा?
कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। इसमें अध्यक्ष कौन रहता है और उपाध्यक्ष? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अश्वघोष, और उपाध्यक्ष कौन थे? नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब अरे, अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र। और जो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। देखो, पहली बात तो कहाँ होती, कुंडलवन कश्मीर में हुई, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्ष वसुमित्र रहते हैं। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे क्या बोलते, अश्वघोष। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट चौथा काम। इसके बाद जो ये बौद्ध संगीति है, इसके बाद जो ये बौद्ध संगीति है, किसे टू पार्ट डिवाइड, ठीक है, टू पार्ट में ये डिवाइड हो गया, दो भागों में बट गया। एक हो गया महायान और दूसरा हो गया हीनयान। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कनिष्क था, कनिष्क मतलब किसको मानता था, उसको मानता था? तो जो कनिष्क है ये मतलब कनिष्क जो था ये महायान को मानता था। किसको मानता था? महायान को, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो है महायान को मानता है, ठीक है। अब इसके और इसने शक संवत की शुरुआत की, मैंने ये बता दिया। ये सबसे पहले तो ये जैसे अशोक था एक बहुत प्रतापी शासक, ये भी एक प्रतापी शासक था, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको बताया था कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? मैं आपको ये चीज बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ श्रीनगर किसने बसाया था, ठीक है। इसके शासनकाल में मतलब इसके शासनकाल में बाहरी व्यक्ति आता है। कौन आता है? हिपल्सन ने इसके समय पे मानसून की खोज हिपल्सन करता है। क्या करता है? मानसून की खोज कौन करता है? हिपल्सन करता है। कौन करता है? हिपल्सन। मानसून की खोज, मानसून की खोज करता है, ठीक है। और इसमें इसके समय पे क्या बोलते हैं, इसके समय पे मानसून की खोज होती है। पहला शासक जो इसमें क्या बोलते हैं, एक कॉटन होता है, एक कॉटन पर रेशम, किसमें? रेशम। तो रेशम मार्ग पर अधिकार तथा टैक्स लेना, टैक्स लेना स्टार्ट करता है। इसी के शासनकाल में स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके समय जो फेमस बंदरगाह कौन सा था? अब देखो, अगर ये रेशम मार्ग पर नक्सील कस रहा है तो मतलब उस समय पे अच्छा व्यापार होता था। तो वही कि सबसे फेमस इस समय का बंदरगाह कौन था? तमारलिप्त था। कौन था? कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल। अब सोचो कि कितना पुराना वेस्ट बंगाल का है, एक केरलम का है, कोच्चि, और जो तमिलनाडु का है, ये कितने पुराने मतलब वो है बंदरगाह है, ठीक है। और इसके शासनकाल में चार इंपॉर्टेंट लोग रहते। कौन कौन? एक तो अश्वघोष रहते, एक वसुमित्र ही रहते। अश्वघोष ने क्या लिखी थी? बुद्ध चरित्र लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था। एक रहते हैं वसुमित्र ने क्या लिखा था? महाविभास लिखा था। और सबसे फेमस कौन इसके शासनकाल में आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते? वो रहते चरक। कौन रहते हैं? चरक। भारत का इन्हें चरक को क्या बोला था? इन्हें भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, ठीक है। तो कौन कौन रहते हैं इसके शासनकाल में? एक तो अश्वघोष, वसुमित्र, चरक
और क्या बोलते हैं नागार्जुन, नागार्जुन ने क्या लिखा, कागनीत्र, जो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, वो अर्जुन नहीं दिया, नागार्जुन नहीं दिया है, ठीक है। अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने क्या लिखा, बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन पूछता है बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अश्वघोष, ठीक है। वशमित्र, वशमित्र कौन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, महाविभास लिखते हैं। चरक कौन थे, ये चरक ने चरक संहिता लिखी, ठीक है। नागार्जुन क्या लिखते हैं, मालविकाग्नित्र लिखते हैं, शून्यवाद सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया, ठीक है। किसने दिया था, ये मैंने बताया ना किसने दिया था, तो नागार्जुन ने दिया। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया, ठीक है। और इन्हें चरक को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, चरक को क्या बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन, ठीक है। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है, चरक, चरक को बोला जाता है। इसके बाद देखो जब कनिष्क, इसके बाद जो कनिष्क के बाद ना जो कुषाण वंश है, तो ऐसा कोई प्रतापी राजा ही नहीं बचा, इसके मतलब महान सम्राट ही कोई नहीं बचा। तो फिर ना ये कनिष्क जो वंश रहता है, कुषाण वंश, ये फिर धीरे 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 सामंत में टूट जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया ना कि ये तो सारे विदेशी आक्रमणकारी थे। अब विदेशी आक्रमणकारी तो भारत में इस समय, तो जब कुषाण वंश का शासन था, उस समय भारत में किसका शासन था, तो गुप्त वंश हुआ था। किसका शासन था, गुप्त वंश का, किसका शासन था, गुप्त वंश। तो बाद में ये धीरे धीरे अलग अलग धीरे धीरे छोटे छोटे सामंत में टूट जाते हैं, और फिर यहीं से कुषाण वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। कुषाण वंश क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। देखो और इसके बाद सबसे लास्ट कौन होता है, सबसे लास्ट राजा कौन होता है, वसुदेव प्रथम होता है, कुषाण वंश साम्राज्य का अंतिम शासक। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक है। इसके सिक्कों पर बौद्ध धर्म, ईरान और यूनानी देवताओं की छवियां पाई जाती है, ठीक है। प्रमुख उपलब्धियां, चतुर्थी बौद्ध संगीत, अभी मैंने बताया। कनिष्क के ने कनिष्कपुर नगर बसाया था। कुंडलवन कश्मीर, वही जो कुंडलवन उसने बसाया, और वहीं फिर चौथी बौद्ध संगीति होती है। व्यापार, कला, शिक्षा प्रणाली की स्थापत्य विकास में देखो ना, विकास भी अच्छा हुआ, स्थापत्य कला भी हुआ, और व्यापार में भी अच्छा, टैक्स वगैरह सारी चीजें लेने लगा। कनिष्क के समय ही महायान और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक। और सारी चीजें कुषाण के कलम, कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी, ईरान, ये सारी चीजें बताई दिया। और पहली राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी थी पेशावर, उसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना था। दूसरी राजधानी कौन हुई, मथुरा, दूसरी कौन हुई, मथुरा, ठीक। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कड़फिसिस कौन था, कड़फिसिस ये किस धर्म को मानता था, ये शैव धर्म का अनुयायी था। और जो विम कड़फिसिस होता है, इसने क्या करवाया था, इसने शैव धर्म के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे, शैव धर्म के सिक्के चलवाए थे, ठीक। आगे चले। अब मैंने बताया कि इस समय जब ये रहता है भारत में, तो उस समय भारत में किसका शासन था, तो भारत में किसका शासन रहता है, तो गुप्त वंश का। किसका शासन रहता है, गुप्त वंश का रहता है। तो इधर जब कुषाण जो है धीरे धीरे, तो गुप्त वंश में भी शुरुआत में, जैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, और फिर उनका बेटा कौन होता, घटोत्कच। तो ये मतलब ऐसे ज़्यादा प्रतापी नहीं होते, ज़्यादा महान नहीं होते। तो अब कुषाण भी उस समय शक्तिशाली था, पर जब कुषाण धीरे धीरे टूट गया, तब इसमें एक प्रतापी शासक होता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है, उसको मतलब गुप्त वंश का एक तरह से वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को उसका कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो देखो संस्थापक लगभग 319 से 320, इसे गोल्डन पीरियड, गुप्त काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। संस्थापक श्रीगुप्त था। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। धर्म हिंदू धर्म, वैष्णव को भाषा संस्कृत, और स्वर्ण मुद्राएं दीनार, ठीक है। संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से, फिर उसका बेटा कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त होगा, ठीक है। कुमार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। और स्कंद ने एक चीज किया था, जो हुंड आक्रमण हुए थे, हुंडों के आक्रमण को मतलब रोका था। किसने रोका था, तो स्कंदगुप्त ने रोका था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अभी देखो, एक सेकेंड, देखो कौन, मैंने बताया गुप्त वंश,
ठीक है, पहला कौन आएगा, फर्स्ट कौन आएगा, इसका संस्थापक श्रीगुप्त। इसके बाद कौन आएगा, श्रीगुप्त का बेटा कौन होगा, घटोत्कच। इसका बेटा कौन होगा, घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा को चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन होगा, समुद्रगुप्त। क्या होता है, जो चंद्रगुप्त होता है इसको संस्थापक, देखो संस्थापक तो ये है, पर जो चंद्रगुप्त इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें प्रसार किया, ये सारी चीज़ें, इसीलिए। इसका विवाह किससे होता है, विवाह किससे होता है, जो लिच्छवी की राजकुमारी होती है, कुमार देवी से। कुमार देवी से। ये कहाँ की राजकुमारी थी, लिच्छवी की रानी रहती है। फिर इसने ये जो है राजा के रूप में प्रॉपर ये धारण करता है, और इसके बाद तो और अपने साम्राज्य को थोड़ा विस्तार करता है, मतलब बढ़ावा देता है, सारी चीज़ों को विचार विमर्श करता है। इसके बाद इसका बेटा कौन हुआ, इसका बेटा कौन होगा, समुद्रगुप्त। कौन होगा, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, लिच्छवी के कारण लिच्छवी दोहित्री की थी, लिच्छवी दोहित्र, अपने माँ के नाम से उपाधि इसने धारण की थी। और एक चीज, इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। क्योंकि देखो चंद्रगुप्त जो प्रथम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसने भारत के देखो जो यहाँ होता है, यहाँ तक साम्राज्य किसका था, ये चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ तक कौन जीत लेता है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम जीत लेता है। और जो भारत जो साउथ वाला एरिया है, तो साउथ वाले एरिया को जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है, वो होता है समुद्रगुप्त। इसने पूरे भारत को जीत लिया था, इसने क्या कर लिया था, इसने पूरे भारत को जीत लिया, इसीलिए इसको भारत को नेपोलियन मिला जाता है। उत्तर में तो इसने क्या, किसको उत्तर में, देखो उत्तर में 9 मिला लिया, और दक्षिण में 12 सामंत को मिलाया था। और सबसे क्या करता था, सबसे टैक्स लेता था, सबसे क्या करता था, मिला लिया सबको हराकर। और टैक्स लेता था, ठीक। अब क्या होता है, सॉरी, इसके बाद लिच्छवी इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था, समुद्रगुप्त जो है इसने क्या करवाया था, इसने अश्वमेध करवाया था। इसीलिए इसको अश्वमेध कर्ता भी बोला जाता है। अश्वमेध कर्ता भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे धरणी बंध भी बोला जाता है। किस नाम से, पूरी धरती को जीत लिया, इसलिए धरणी बंध। और किस धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था। अभी मैंने बोला वैष्णव धर्म को मानता, मतलब ये पूजा में कृष्ण को मानता था, कृष्ण की करता था। और जो इसके समय में बहुत सारे मतलब अभिलेख और किताबें लिखी गई, और किस शैली में है, मयूर शैली, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसे क्या बोला, इसे कविराज भी बोला जाता है। ये बहुत अच्छा कवि था। बुक लिखिए कौन सी शैली में, इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें ये करता है। इसने सर्वाधिक मतलब सिक्का चलाया था, कैसे, बीड़ा बजाते हुए सिक्का चलाया था,
वीणा बजाते हुए, ठीक है। और इसके मंत्री में सबसे फेमस कौन थे? इसके मतलब उसमें शासनकाल में जो इसके मंत्री परिषद में सबसे एक व्यक्ति थे, कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को इसने लिखा है, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा था। अब देखो और कुछ चीज़ें, जैसे समुद्रगुप्त वंश का शासनकाल लगभग 335 से 375 तक। पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता कुमार देवी, राजधानी पाटलिपुत्र, उपाधि महाराजाधिराज। क्यों? क्योंकि पूरे भारत को जीत लेता है, इसलिए भारत को नेपोलियन भी बोला जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। लिच्छवी दोहत्री को उपाधि धारण करता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन से? इसके शासनकाल में सबसे फेमस बुक कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। कौन से? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, ठीक। और उपाधि इसमें समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन का। देखो 97 समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करके उन्हें पुनः उनके राज्य पर शासक करने का अधिकार दिया और अधीनता स्वीकार कराई। मतलब देखो जीत लिया, परंतु उनका राज्यपाल दे दिया कि ये नहीं किया कि मतलब अपने में भाई वो मिल तो उसमें ही गए, बस तुम अपना शासन अभी भी तुम यहीं करो और तुम हमारे एक तरह से जैसे तुम हमारे अंडर काम करोगे, हमें टैक्स दोगे, सारी चीज़ें दोगे, ठीक है। और कला और संस्कृत का इसे गोल्डन पीरियड बोला जाता है। इस समय बहुत समुद्रगुप्त संगीत और कला का संरक्षक था। इसने कुछ सिक्कों में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसीलिए अश्वमेघ कर्ता भी बोला जाता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विजयों और उपलब्धियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसे हरिसेन ने संस्कृत में रचा है। कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में। ये बीड़ा बजाते हुए जो सिक्का चला गया था ये है, ठीक है। और अश्वमेघ यज्ञ का स्वर्ण मुद्रा, इसकी भी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहाँ? इलाहाबाद में। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। इसके बाद इसका बेटा कौन हुआ? इसके दो बेटे हुए। एक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। एक कौन हुआ? एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और एक कौन हुआ? एक रामगुप्त हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, जो रामगुप्त की पत्नी जो देवी थी वो उसको पसंद नहीं करती थी, तो अपने देवर से उनको नैन मटक्का चलता था। मतलब देवर मतलब ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये देवर कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये क्या करते? चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी पत्नी मिल के क्या करते हैं? अपने भाई को ही मार देता है। वो किसको मार देता है? रामगुप्त को मार देता है। क्या कर देता है? रामगुप्त को मार दिया। और जो रामगुप्त की पत्नी थी उसने शादी किससे कर लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसकी जानकारी हमें क्या, जैसे ये चीज़ें जो मैंने, इसकी जानकारी हमें कहाँ से? चंद्रगुप्ता में एक वो बुक लिखी हुई है, वहाँ से मिलती है, ठीक। चंद्रगुप्तम हमें एक बुक लिखी है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये न्याय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। काहे के लिए? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सबसे अच्छा शासक माना जाता है। इसके मंत्री परिषद में जो हमने पढ़ा है नौ रत्न किसके मंत्री परिषद में? इसी के शासनकाल में थे, इसी के उसमें थे। देखो गुप्त वंश लगभग 375 से 415। पिता समुद्रगुप्त, माता दत्ता देवी, राजधानी पाटलिपुत्र, उपाधि विक्रमादित्य और देवराज। ये इस कौन सी उपाधि धारण की थी? एक तो ये विक्रमादित्य करता है और देवराज की उपाधि और विक्रमादित्य, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विक्रमादित्य। अब क्वेश्चन पूछते विक्रमादित्य के उपाधि किसने धारण? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक, ये ध्यान रखना, द्वितीय, ठीक है। और देखो ये एक तरह से ये पूरा एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे भारत पर अखंड भारत पर राज्य किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इसके उसमें 9 रत्न थे। इसके शासन में कौन थे? 9 रत्न थे, जिसमें धन्वंतरी, अमर सिंह, कालिदास की फेमस बुक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और क्या बोलते हैं, और एक भारत का जो शेक्सपियर, कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बराहमिहिर खगोल शास्त्र थे, ठीक है। धन्वंतरी ये आयुर्वेद के मतलब डॉक्टर थे धन्वंतरी।
और इसने क्या, ये शकों को पूरी तरह से कंप्लीट खात्मा किसने किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने किया था? शकों का पूरी तरह से सर्वनाश कंप्लीट खत्म किसने किया था? और तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने चांदी का सिक्का चलवाया था। काहे का सिक्का चलवाया था? चांदी का सिक्का। देखो, शकों पश्चिमी भारत को अपना प्रारंभ बढ़ाया, पश्चिमी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। गुजरात, मालवा, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में गुप्त सत्ता को मजबूत हुई। शक विजय के बाद पश्चिम भारत में गुप्त साम्राज्य का पुनः विस्तार हुआ। विजित क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित की। और इसके शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था? क्वेश्चन ये पूछता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन विदेशी यात्रा था? इसके समय में भारत में किसका आगमन था? फाहियान। कौन आता है? फाहियान। फाहियान की बुक कौन सी है? फोक्यू की। इसकी बुक कौन सी है? फोक्यू की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है एक ये फाहियान और फोक्यू की और आगे आगे हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आएगा? वो भी चीनी यात्री। एक फाहियान आता है और एक कौन आता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, दो ना आए थे, तो एक तो ये फाहियान था और एक कौन था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसकी बुक कौन थी? फोक्यू की। ये काहे के लिए? ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आता है। काहे के लिए आता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आता है। उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। ठीक है, और उसके भारत में सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थिति का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। यह यात्रा वृत्तांत उसकी यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? यात्रा वृत्तांत तो ये फाहियान ने लिखा है। ये इसमें ये जो मतलब जो यात्रा करता है, जो उसको आसपास सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत अच्छे से ये लिख के बताता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को जो कला और साहित्य का गोल्डन पीरियड बोला जाता है। क्यों? चंद्रगुप्त काल के साहित्य और संस्कृत की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। महान संस्कृत कवि नाटककार कालिदास के सामान्यतः इसी काल में जोड़ा जाता है। उनके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और विद्वानों का संरक्षण किया जाता है। कितने विद्वान थे? 9 रत्न को क्या बोला जाता है? 9 रत्न थे। ठीक है, कौन थे? कौन थे? 9 रत्न थे। एक वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे, वराह मिहिर थे, मैंने बताया कालिदास थे, धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? ये आयुर्वेद के ये डॉक्टर थे। ठीक है, इसके बाद इसी काल में जोड़ा जाता है। इसके दरबार में विद्वान, ठीक है, इसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और देवराजी की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति और को मजबूत किया। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य एशिया को सुव्यवस्थित साम्राज्य विस्तार किया। कला, साहित्य और धर्म का विकास हुआ। फाहियान की यात्रा वृत्तांत में उस कला की अच्छे से जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक। अब इसका बेटा कौन होगा? इसके बाद इसके बाद इसका अगला कौन होगा? कुमारगुप्त। अगला कौन होगा? कुमारगुप्त। इसने तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसने सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये काम क्या करता है? ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना। ये काहे से की थी? ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर बाद में नष्ट कौन कर देता है? इसको नष्ट कौन करता है? नष्ट करता है बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। कौन नष्ट करता है? तो बख्तियार खिलजी इसको विदेशी इसमें फाहियान आता है। इसकी बुक कौन सी है? फोक्यू की है। पुनर्निर्माण, और जो सुदर्शन झील को पुनः निर्माण, मतलब जीर्णोद्धार, एक तरह से जीर्णोद्धार। ठीक, एक ये होता है। और मैं सबसे ज़्यादा तो वही क्या बोलते हैं मेन नालंदा विश्वविद्यालय के। इसके बाद क्या बोलते हैं इसके बाद कौन आता है? तो स्कंदगुप्त। इसके बाद कौन आएगा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में किसका आक्रमण होता है? स्कंदगुप्त के समय विदेशियों में, तो हुंडों का आक्रमण।
हिंदुओं के आक्रमण को रोकता है और इस पीरियड को इसके बाद जो है तो फिर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और क्या बोलते हैं इसके बाद जो है मतलब जो अब इसके बाद कोई महान शासक नहीं बचते हैं, तो इसके कारण जो है गुप्त वंश कमज़ोर पड़ जाता है और फिर सबसे लास्ट शासक विष्णुगुप्त होता है। विष्णुगुप्त के समय नहीं स्कंदगुप्त के समय लास्ट शासक कौन होगा? विष्णुगुप्त। कौन होगा? विष्णुगुप्त। इसके समय हुंड का आक्रमण और हुंड इसके गुप्त वंश को पूरी तरह से नष्ट कर देते और वहीं से क्या नया वंश कौन सा एस्टेब्लिश होगा? वर्धन। ठीक है, वर्धन, जिससे वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन जो आएगा। तो संस्थापक कौन रहता है इसका? वर्धन का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। ठीक, ये इसका संस्थापक होता है। ठीक है, चलो इसके आगे वर्धन वंश अब कल पढ़ेंगे, फिर राजवर्धन, फिर हर्षवर्धन का कार्यकाल आएगा। तो ये सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। कल लगभग इधर वाला पूरा पार्ट का, तो कल फिर परसों से मैं साउथ वाले एरिया पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।